मेरा नाम रश्मि है। ये बात मेरे जेल से रिहा होने से लगभग 3 महीने पहले की है। सेंट्रल जेल में कम उम्र की लड़कियों को हर रात उनको जंजीर से बांधकर उनसे काम करवाए जाते थे। अब आप ये सोचिए कि बेचारी हाथ पैर बंधे होने के बाद किस तरह से काम करती होंगी। ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज कोर्ट में मेरी पेशी थी। लगभग 3 महीने से मैं तारीख पर जा रही थी और मुझे आज पूरी उम्मीद थी कि आज तो मेरे केस का फैसला सुना ही दिया जाएगा। मुझे हवालात से जेल की गाड़ी में लाकर बैठाया गया था तो मेरी नज़र जेल से बाहर खड़े हुए मेरे पेरेंट्स पर चली गई। वो दोनों हर पेशी की तारीख पर कोर्ट आते थे। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठने से पहले अपनी माँ के जाकर गले लग गई और कहने लगी, माँ आप आज कोर्ट में मत आना। माँ ने मुझे प्यार किया और गले से लगाकर कहने लगी, जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर उन्होंने मुझे जाने दिया। लेकिन मैं हर पेशी पर अपनी माँ से कहती थी कि आप कोर्ट मत आया करो, लेकिन फिर भी वो मुझसे पहले ही कोर्ट में जाकर पापा के साथ मौजूद होती थी। अभी भी मैं पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गई और वो पापा के साथ बाइक पर बैठकर कोर्ट जाने के लिए निकल गई थी। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थीं और मैंने जेल के कैदियों वाले कपड़े पहने हुए थे। मेरे सामने एक लेडी पुलिस कांस्टेबल दूसरी लेडी पुलिस कांस्टेबल से कहने लगी, आज की कुछ खबर है क्या? क्या आज इस लड़की का फाइनल फैसला आ जाएगा या नहीं? दूसरी लेडी कांस्टेबल मुझे घूरते हुए कहने लगी, अगर इसने आज ही अपना बयान दे दिया तो फैसला आज ही आ जाएगा और अगर ये मुकर गई तो तारीख फिर से आगे बढ़ जाएगी। इतना कहने के बाद वो मेरी तरफ झुकी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, सुनो कैदी नंबर 405, अगर आज तुम अपने बयान से मुकर जाओगी तो फिर से तुम्हें टाइम मिल जाएगा और अगर तुमने बयान दे दिया तो तुम्हें फिर से फांसी की सज़ा हो सकती है। अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। वो दोनों मेरे बारे में बातें करने लगी थी और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। वो जो मुझे समझा रही थी ये बातें तो मैं पहले से ही जानती थी। अगर मैं अपने जुर्म से मुकर जाती तो और तहकीक और सबूत को पेश करने के लिए कोर्ट फिर से अगली तारीख दे देती। पुलिस की गाड़ी कोर्ट की तरफ रुक गई थी। मेरे सोचने के मुताबिक मेरे माँ पापा वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। अंदर जाने से पहले मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि आज भी तुम अपने बयान से मुकर जाना मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम तुमसे दूर नहीं होना चाहते। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा और पुलिस वालों के साथ अंदर चली गई। अंदर बहुत से बड़े बड़े लोग और मीडिया वाले भी मौजूद थे। सबको आज की तारीख का बड़ी बेताबी से इंतज़ार था कि आज क्या होता है, क्योंकि सब लोग फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया था और अदालत की कार्यवाही शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब वकील ने मुझसे पूछा कि आप बताओ उस दिन क्या हुआ था, तुम अपनी कहानी शुरू से बताओ, सब जानना चाहते हैं, बेझिझक सारी बात लोगों को बता दो। अब वो टाइम आ ही गया था जब मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ती। मैंने बताना शुरू कर दिया था कि मेरा नाम रश्मि है और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी फैमिली में मेरे चाचा चाची भी रहते हैं। उनके बच्चों को मैं अपने सगे भाई बहन से कम नहीं समझती। मेरी माँ गांव के सरपंच के यहाँ नौकरी करती है, उनके घर पर झाड़ू बर्तन करती है और मेरे पापा सरपंच की ज़मीन पर खेती बाड़ी का काम करते हैं। गांव के सरपंच के 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। बड़े बेटे की पत्नी को सब लोग रितु भाभी कहते थे और एक छोटा बेटा था जिन्हें सब छोटे साहब कहते थे। मैं कभी कभी छोटे साहब के कमरे से कीमती चीज़ चुरा लेती थी और अपने घर लेकर आ जाती थी, जैसे उनकी घड़ी या फिर अंगूठी वगैरह। इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलता था कि मैं क्या चुरा कर लेकर जा रही हूँ। फिर एक दिन छोटे साहब शहर से वापस आ गए थे। मैं तो उनकी पर्सनैलिटी और स्मार्टनेस देखकर उन पर फिदा हो गई थी और बहाने बहाने से उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। मैं उन पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नज़र उठाकर देखा तक नहीं था। वो बहुत शरीफ इंसान थे और मैं एक बिगड़ी हुई लड़की। मैं जानबूझकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। एक दिन मैं ज़बरदस्ती छोटे साहब के कमरे में चली गई और उनसे कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको सारे गांव में बदनाम कर दूंगी और आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मैंने अपने कपड़े जगह जगह से फाड़ लिए थे
और अभी मुझसे शादी का वादा करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो ज़बरदस्ती मुझे अपना हाथ छुड़ाकर बाहर जाने लगे। कहने लगे, मैंने तुम्हारी सारी हरकतें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। अब मैं ये सबको दिखाने जा रहा हूँ। अब तुम मेरी इज्जत की फिक्र मत करो, बल्कि अपनी इज्जत की फिक्र करो। मुझसे छोटे साहब की ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो सारे गांव में मुझे बदनाम करना चाहते थे। इसलिए उनको रोकने के लिए मैंने उनके सर पर शीशे का लैंप उठाकर मार दिया और वो वहीं पर मर गया। इससे पहले भी मैंने पुलिस को यही बयान दिया था और अब भी यही बयान दे रही हूँ कि छोटे साहब को मैंने मारा है, मैंने उनकी जान ली है। मेरे बयान पर अदालत में एक अजीब तरह का सन्नाटा फैल गया था। मैंने सबके मना करने के बावजूद भी अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि अगर मैं मुकर जाती तो मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची और उनके बच्चों की ज़िंदगी सरपंच के आदमियों के हाथों ख़त्म हो जाती। वो मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देते। मेरे गुनाह कबूल करने पर वकील साहब ने कहा कि अब किसी सबूत या गवाह की कोई ज़रूरत नहीं। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस लड़की की वजह से एक इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा। जज साहब ने कहा कि इसलिए अदालत आरोपी रश्मि को फांसी की सज़ा सुनाती है। जज ने स्टैम्प पर साइन कर दिए और कोर्ट बर्खास्त कर दी गई। मुझे फांसी की सज़ा हो गई थी और उसमें मेरी फांसी की डेट भी लिख दी गई थी। मैंने अपने घर वालों को बचाने की खातिर अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया था और उन्हीं को बचाने की खातिर मैंने ये झूठा बयान भी दिया था, जबकि उस दिन तो कुछ और ही हुआ था। सारे गांव की तरह मेरे पिताजी भी गांव के सरपंच के कर्जदार थे और काफ़ी सालों से मेरे माता पिता उनका कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे थे, जो वहीं का वहीं खड़ा था। लेकिन उस कर्ज पर जो ब्याज था वो बढ़ता चला जा रहा था। मैं जवान हुई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर लेकर जाने लगी ताकि सरपंच जी का कर्ज जल्द से जल्द उतर सके। छोटे साहब का ज़्यादातर टाइम शहर में ही गुजरता था, क्योंकि वो वहीं के ही पढ़े लिखे थे और वहीं से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद छुट्टियों में कभी कभी अपने घर पर आ जाते थे। उन्होंने अपना बिजनेस भी वहीं सेट किया हुआ था। न जाने क्या बात थी, माँ मुझे छोटे साहब के होते काम पर नहीं लेकर जाती थी, घर पर ही छोड़कर चली जाती थी। बाद में मुझे पता चला कि छोटे साहब की नीयत बड़ी गंदी थी। गांव की काफ़ी सारी लड़कियां छोटे मालिक के हाथों अपनी इज्जत खो चुकी थीं, इसलिए माँ मुझे छोटे साहब के होते हुए वहां पर नहीं लेकर जाती थी। सरपंच को अपने बेटे की सारी हरकतों के बारे में पता था, मगर उसने कभी अपने बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की थी। उन दिनों भी छोटे साहब अपने घर पर आए हुए थे। माँ ने मुझे घर पर छोड़ा और खुद काम पर चली गई थी, मगर वहाँ से वापस आई तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उनको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। अगले दिन हवेली से एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अपनी बेटी को काम पर भेज दो। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी माँ को भेजना पड़ा। जाने से पहले माँ ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि छोटे मालिक से दूर रहना, उनके कमरे में बिल्कुल भी मत जाना। मैंने कहा, माँ अगर वो इतना बुरा ही इंसान है तो मुझे वहाँ पर मत भेजो, मगर मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम नौकर थे और वो मालिक थे। हम इनकार करने का हक भी नहीं रखते थे। माँ की जगह मैं काम पर जाने लगी थी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि छोटे साहब से दूर दूर रहूं, कभी मेरा और उनका सामना ना हो, मगर एक दिन उन्होंने मुझे देख ही लिया था। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए जल्दी ही उनकी नज़रों में आ गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं उनके कमरे में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं डरते डरते उनके कमरे में चली गई थी। उन्होंने बातों ही बातों में मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती करनी चाहिए, तो मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर स्टूल पर रखा हुआ शीशे का लैंप उठाकर उनके सर पर दे मारा। उनके सर में बुरी तरह से चोट लग गई थी और बहुत सारा खून बह रहा था। मैं कमरे से भागकर आ गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में मुझे पता चला कि वो शीशे का लैंप उनके सर में बड़ी ज़ोर से लगा था और वो अगले ही दिन अस्पताल में मर गए थे। मुझ पर बहुत दबाव था कि मैं सच न बोलूं, क्योंकि अगर मैं सच बोलती तो सरपंच के मरे हुए बेटे की इज्जत लोगों की नज़रों में गंदी हो जाती और मैं बाइज्जत बरी हो जाती, क्योंकि मैंने अपनी जान और इज्जत बचाने की खातिर ही ये कदम उठाया था। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरे घर वालों के साथ बहुत बुरा किया जाएगा, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने झूठा बयान दे दिया था।
मुझे जेल में बंद कर दिया गया था। वहाँ मुझसे पहले ही काफ़ी खतरनाक औरतें मौजूद थीं। मैं भी उनके साथ ही रहने लगी थी। जेल में बहुत बड़े बड़े जुर्म करने पर औरतें वहाँ पर सज़ा काट रही थीं। उनमें से कुछ औरतें बेकसूर भी थीं, जो मेरी तरह लोगों के दबाव में आकर अपनी सज़ा भुगत रही थीं। मैं अब अपनी किस्मत पर राज़ी हो गई थी कि मेरी सारी ज़िंदगी अब यहीं गुजरने वाली है। मेरी माँ बेचारी रोते रोते बेहाल हो गई थी और मेरे पिता के भी कंधे झुक गए थे। कभी कभी तो मुझे भी यकीन नहीं आता था कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, बल्कि जेल में रह रही हूँ। मुझे यकीन था कि कुछ दिन यहाँ रहूँगी तो ये भी घर ही लगने लगेगा। जब तक मेरा फैसला नहीं हो जाता तब तक मुझे इसी तरह से खुद को तसल्ली देते रहनी थी। शुरू में काफ़ी दिन तो मुझे वहाँ के माहौल को समझने में ही लग गए थे। मैंने वहाँ रहकर एक अजीब सी बात को नोटिस किया था। वहाँ पर एक पुरानी आरोपी औरत को खाने में मीट बनाकर दिया जाता था और हमें जो लड़कियाँ नई थीं उन्हें दाल सब्जी रोटी यही सारी चीज़ें दी जाती थीं। मैंने सोचा कि हो सकता है कि शायद उन औरतों को कभी कभी ही मीट दिया जाता हो, मगर रोज़ाना हमारे सामने वाले सेल में उन औरतों को ही मीट दिया जाता था और हमारी वाली सेल में दाल और सब्जी आती थी। कुछ दिनों तक तो मैं देखती रही, लेकिन फिर मैंने अपनी साथ वाली लड़की से पूछा कि सामने वाली सेल में जो औरतें हैं उन्हें मीट खाने के लिए क्यों दिया जाता है। तो वो लड़की कहने लगी, इन औरतों को ख़ास तौर पर खाने के लिए भेड़ का मांस दिया जाता है। भेड़ के मांस के बारे में सुनकर मैं दंग रह गई थी। भेड़ का मांस तो बहुत महंगा होता है, लेकिन यहाँ पर कैदी औरतों को क्यों खिलाया जा रहा है? मैं हैरान होने के साथ साथ और क्या कर सकती थी। लेकिन फिर एक बात और बहुत ज़्यादा अजीब थी कि इन औरतों को रोज़ाना बाहर लेकर जाया जाता था खाने के बाद। न जाने किस काम के लिए इन औरतों को बाहर लेकर जाया जाता था। अगले दिन सुबह के टाइम पर मैंने एक औरत से पूछा कि यहाँ पर रोज़ रात को क्या होता है। मेरा मतलब है कि जेल की औरतों को भेड़ का मांस खिलाने के बाद कहाँ पर लेकर जाते हैं। वो औरत कहने लगी, इन औरतों को बाहर आंगन में ले जाकर जंजीरों से बांध दिया जाता है और फिर इनको बर्फ वाले पानी में रात भर बैठाया जाता है। सुबह सुबह जब ये लोग वापस आते हैं तो तुम कभी सूरज निकलने से पहले जगना और देखना। मैंने इस औरत की दी हुई एडवाइस पर ऐसा ही करने के बारे में सोचा जैसा उसने मुझसे कहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सारी रात जागती रही थी और इसीलिए सुबह के टाइम पर मैं जाग रही थी तो मैंने देखा कि सच में वो औरत सच कह रही थी। सामने वाले सेल की औरतों को वापस उनके सेल में बंद किया जा रहा था। इन औरतों के शरीर पर जंजीर के निशान भी साफ नजर आ रहे थे और वो गीली गीली भी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कपड़ों के साथ ही नहाकर आ रही हों। इसका मतलब तो ये था कि वो औरतें सच में सारी रात बर्फ वाले पानी में रही थीं। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था और ऐसा स्पेशली इन औरतों के साथ ही क्यों किया जा रहा था? मैंने अपनी साथ वाली लड़की से पूछा, ये उनके साथ कब से चल रहा है? तो वो कहने लगी, मैं तो जब से यहाँ पर आई हूँ तभी से ये सब कुछ देख रही हूँ। अब तो ऐसा करने की इन औरतों की भी आदत हो गई है। शुरू में तो ये लोग बड़ा चीखती थीं, चिल्लाती थीं। उनके चीखने की आवाज़ें दूर दूर तक आती थीं। जंजीरों से बंधे होने की वजह से और सारी रात बर्फ वाले पानी में रहने की वजह से वो सारा दिन रोती रहती थीं। मगर कुछ टाइम से ये बिल्कुल खामोश होकर रह गई हैं, किसी से बात भी नहीं करती, दिन भर आराम करती रहती हैं। जेलर इनसे काम भी नहीं लेती। अब पता नहीं इस सारे मैटर के पीछे क्या छुपा हुआ है। उसको जितना पता था उसने मुझे बता दिया था। मैं सस्पेंस में पड़ गई थी कि ना जाने इन बेचारियों के साथ इतना बुरा सलूक करके और हर दिन उनको भेड़ का मांस खिलाकर फिर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों किया जाता था। ये सवाल मुझे चैन से नहीं रहने दे रहा था। लड़कियों का सेल अलग से बना हुआ था और औरतों का सेल अलग से बना हुआ था। बाकी औरतें जिनके छोटे मोटे क्राइम थे वो अलग ही रहती थीं, क्योंकि उनकी जेल हमसे थोड़ी दूरी पर हटकर बनी हुई थी। हमें आपस में ज़्यादा एक दूसरे से बात भी करने की परमिशन नहीं थी, ना ही एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुलने मिलने दिया जाता था। सुबह उठते ही नाश्ता करवाकर हमें काम पर लगा दिया जाता था। कोई झाड़ू लगाने चली जाती थी तो कोई चक्की पीसती थी।
किसी की ड्यूटी सारे ग्राउंड की सफाई करने की होती थी और कुछ मिलकर दोपहर के और रात के खाने की तैयारियां करती थी। ऐसे में अकेली वही औरतें होती थीं जो सारा दिन आराम करती थीं। उनको नाश्ता भी अच्छा करवाया जाता था और दोपहर के खाने में भी मीट और रात के खाने में भी मीट ही दिया जाता था। अक्सर दिन के टाइम पर एक नर्स आती थी और उनके जख्मों पर दवाई लगाकर जाती थी। जंजीर से बंधे होने की वजह से उन बेचारियों की कलाइयों और बाकी के शरीर के हिस्सों पर काफ़ी सारे निशान पड़ जाते थे जिन पर दवाई लगाई जाती थी। ऐसी जेल मैंने पहली बार देखी थी जहां पर कैदी औरतों के साथ ये सब कुछ हो रहा था। इससे पहले शुरू में 1 महीने तक मुझे लोकल जेल में रखा गया था। वहां पर तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। सारी औरतों के साथ एक जैसा सुलूक किया जाता था और सबको एक जैसा ही खाना दिया जाता था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग था। उस दिन मैं इसी सोच विचार में थी कि अचानक मुझे पता चला कि कोई मुझसे मिलने के लिए आया है। माँ का ख्याल आते ही मैं भागकर उनसे मिलने के लिए मुलाकात वाले कमरे में चली गई थी। वहाँ माँ के साथ एक औरत भी आई थी जिसने काला कोट पहना हुआ था। वो वकील थी। मुझे माँ ने बताया कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये वकील साहिबा तुम्हारा केस लड़ेंगी। तुमने हमारी वजह से झूठा बयान दिया है ना, मगर अब डरने की कोई बात नहीं। वकील साहिबा ने हम सबको तसल्ली दी है। अब सरपंच हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो बस अब जल्दी से सच सच सब कुछ वकील साहिबा को बता दो। मैंने वकील साहिबा को सारी बात बता दी थी। उस वकील के खानदान की एक लड़की छोटे साहब की वजह से सुसाइड कर चुकी थी, क्योंकि उसे छोटे साहब से प्यार में धोखा मिला था। वो आदमी शहर में मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को लूटता था और उनका फ़ायदा उठाता था। वो लड़की वकील साहिबा की कज़न थी और उनसे प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी दुनिया और ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। वकील साहिबा अच्छे से जानती थी कि मेरा कोई कसूर नहीं था और सारा कसूर उसी आदमी का होगा, इसलिए वो मेरा केस लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। वकील साहिबा एक जानी मानी एनजीओ की मालिक थी जो औरतों की सेफ्टी के लिए काम करती थी। वकील साहिबा को मैंने शुरू से आखिर तक की सारी स्टोरी बता दी थी कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था। वकील साहिबा ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे बहुत जल्द ही यहाँ से निकाल देंगी और मेरी फांसी की सज़ा भी ख़त्म करवा देंगी, क्योंकि अभी मुझे फांसी होने में 20 दिन थे। जाते जाते मुझसे वकील साहिबा ने पूछा, ये भेड़ का मांस यहाँ किसके लिए आता है? मैंने आते हुए देखा था, बड़े बड़े थैलों में लाया जा रहा था। मैंने कहा कि हमारे सामने वाली सेल की औरतों के लिए लाया जाता है। हमारी मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया था, वरना मैं कैदी औरतों की सारी बात भी वकील साहिबा को ज़रूर बताती। जाते जाते वकील साहिबा ने मुझे फिर से भरपूर तसल्ली दी थी कि वो मेरा केस हाई कोर्ट में लेकर जाएंगी और मुझे फांसी होने से बचा लेंगी। उसके बाद वकील साहिबा चली गई थी। अब मुझे एक उम्मीद लगने लगी थी कि शायद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, वरना तो मैं समझौता कर चुकी थी कि जल्दी ही मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। वैसा तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था, मगर मुझे लगता था कि ज़रूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। 10 दिन बाद हमारे सामने वाली सेल में एक कैदी औरत मर गई थी। पता चला कि उसको हार्ट अटैक हो गया था, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो हार्ट अटैक की वजह से मर गई थी। उस बेचारी की तबीयत सारी रात बर्फ़ वाले पानी में रहने के बाद ख़राब हो गई थी और इसी वजह से उसे बुखार हो गया था। ज़्यादा बुखार होने की वजह से वो बेचारी मर गई थी। वो पिछले 7 साल से यहाँ पर थी। अब जेल से बाहर उसका कोई अपना भी नहीं था, इसलिए उसकी बॉडी को पुलिस वाले अपने साथ लेकर लवारिश लाशों के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुझे इस औरत का अंजाम देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसके मरने पर एक डॉक्टर भी आया था जो बाकी औरतों का चेकअप कर रहा था, लेकिन ना जाने वो सबको घूर घूर कर क्यों देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे और एक मेरे साथ वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए जेलर को कोई इशारा किया था। न जाने वो हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहा था। शाम के टाइम पर जब जेलर राउंड पर आई तो उनके साथ 2 लेडी पुलिस ऑफिसर भी थीं। वो राउंड लगाकर हमारी सेल की तरफ आई और मेरी और एक और लड़की की तरफ इशारा करके लेडी कांस्टेबल को कहा कि इन दोनों को सामने वाले सेल में शिफ्ट कर दो। लेडी कांस्टेबल ने कहा, मैडम इस लड़की को रहने दीजिए। कुछ दिनों बाद इस लड़की को वैसे भी फांसी की सज़ा होने वाली है। इसकी जगह दूसरी वाली लड़की को शिफ्ट कर देते हैं।
वो मुझे छोड़कर मेरी साथ वाली लड़की को अपने साथ ले गई और उसे सामने वाले सेल में बंद कर दिया। वो बेचारी उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, यहाँ तक कि उनके आगे हाथ भी जोड़ रही थी कि मुझे रहने दो प्लीज़, मुझे वहाँ पर बंद मत करो। लेकिन उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई और उसे सामने ले जाकर बंद कर दिया गया। मैंने गहरी सांस भरी कि अच्छा हुआ कि मुझे वहाँ नहीं लेकर जाया गया था। रात के टाइम पर रोज़ की तरह इन औरतों के लिए मांस आया था। उनको भेड़ का मांस खिलाने के बाद बाहर ले जाया गया और उसके बाद न जाने क्या हुआ क्या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चल सका, क्योंकि जिस लड़की से मुझे सारी खबरें मिलती थी वो तो उन्हीं के सेल में शामिल हो गई थी, जहां से रिहाई का कोई रास्ता नहीं था सिवाय मौत के। काफ़ी दिन गुजर गए थे लेकिन उस लड़की से मेरी कोई बातचीत नहीं हो सकी थी। उस सेल की औरतों पर खास नज़र रखी जाती थी। मैं यहाँ के माहौल की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी और अब मेरी फांसी की सज़ा होने में सिर्फ 12 दिन ही बाकी रह गए थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी तरह से यहाँ से निकल जाऊँ। मैं बड़ी बेचैनी से वकील साहिबा का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आए और मुझे यहाँ से निकाल दें। अगले दिन पता चला कि मुझसे कोई मिलने के लिए आया है, तो मैं खुशी खुशी मुलाकात करने के लिए चली गई थी। और आगे जाकर मैंने जब गांव के सरपंच को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आया था कि अगर मैंने अपना बयान बदलकर उसके मरे हुए बेटे पर किसी तरह का आरोप लगाया तो वो मेरे घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगले दिन जब वकील साहिबा मुझसे मिलने आई तो मैंने उन्हें सरपंच के ब्लैकमेल करने के बारे में बताया, तो वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे फैमिली वाले सेफ हैं। अगले 8 दिन बाद तुम्हें मेरे साथ हाई कोर्ट चलना है। उस दिन के लिए मैंने कोर्ट से अपील की है कि तुम्हें दोबारा से कोर्ट में बुलाया जाए। तुम्हें बस डरना नहीं है। वो मुझे अच्छी तरह से समझाकर चली गई। मैं वहाँ से सीधा अंदर अपने सेल में आ गई थी। आज हम लोगों पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी साथ वाली लड़की से मिल जाऊं, जिसे सामने शिफ्ट कर दिया गया था। मैं उसके सेल के बाहर खड़ी हो गई। उसे देखकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही उसकी हालत बड़ी बेकार हो गई थी। उसके हाथों पर जंजीरों के निशान थे। मैंने उसे बहुत आवाज़ दी, लेकिन उस टाइम पर शायद वो सोई हुई थी। उसे मेरी आवाज़ नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन बेचारियों के साथ ना जाने ऐसा क्या किया जा रहा है। आखिर जेल के रखवालों को ऐसा क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय उन पर तरस खाने के। अगर मैं उनके बारे में कुछ पता भी करना चाहती तो इस बंद जेल के अंदर मैं कुछ भी पता नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मेरी फांसी के दिन भी करीब आ रहे थे। मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन अगले दिन मुझे हाई कोर्ट ले जाया गया था। सरपंच की तरफ से बड़ा तगड़ा वकील आया था। फिलहाल दोबारा से मेरे केस की शुरुआत की गई थी और मेरी वकील साहिबा ने केस की शुरुआत अच्छे तरीके से की थी। मुझे उम्मीद थी कि इस तरह अगर मेरी सच्चाई सामने आ जाती तो शायद मुझे फांसी नहीं होगी। वैसे मेरा फैसला तो हो ही चुका था, लेकिन एक बार वकील साहिबा अपने सबूत कोर्ट में पेश करना चाहती थी। मैंने हाई कोर्ट में जाने से पहले वकील साहिबा से बात की थी कि क्या आप जेल के अंदर रहने वाली दूसरी कैदी औरतों की मदद कर सकती हैं? क्या आप उनके लिए कुछ ऐसा कर सकती हैं कि वो बेचारी बच सके? मैंने वकील साहिबा को सारी बात बता दी थी कि किस तरह से कैदी औरतों के एक ग्रुप को भेड़ का मांस खिलाकर उन्हें जंजीर से बांधकर बर्फ वाले पानी में सारी रात रखा जाता था। मेरी बात सुनकर वकील साहिबा ने कहा कि अब तो जेल के अंदर की सारी हकीकत पता करनी चाहिए। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम वहाँ उनके आसपास रहती हो और अभी तुम्हारे यहाँ पर रहने के 8 दिन हैं। इन्हीं 8 दिनों में तुम्हें सच का पता लगाना है। वकील साहिबा ने कहा कि आज तो तुमसे जो पूछताछ होगी उसके बाद तुम जेल चली जाओगी, लेकिन मैं कल वहाँ पर आकर तुम्हें सारा प्लान बता दूंगी। अगले दिन अपने वादे के मुताबिक वकील साहिबा आई थीं। उन्होंने मुझे सारा प्लान समझाया और जाते हुए छुपकर कुछ पैसे दे दिए। मैंने वो पैसे जल्दी से अपने कपड़ों में छुपा लिए। उसी रात प्लान के मुताबिक मैंने हमारे सेल के बाहर लेडी कांस्टेबल को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। अपने मोबाइल से मेरी बात करा दो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। उस लेडी कांस्टेबल ने पैसों के लालच में आकर अपना मोबाइल खोलकर मेरे हवाले कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं बस इधर ही हूँ, बात करके आती हूँ।
मैं फ़ोन लेकर चोरी चोरी बाहर आंगन की तरफ आ गई थी ताकि वहां देख सकूं कि कौन कौन होता है और वहां पर क्या किया जाता है। मैं एक दीवार की आड़ में जाकर पीछे खड़ी हो गई थी और मोबाइल का कैमरा खोलकर रिकॉर्डिंग करने लगी। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही बाकी थे। इन 15 मिनटों में जितनी वीडियो बननी थी मैंने इतनी बनाकर वकील साहिबा के नंबर पर सेंड कर दी थी। उसके बाद सब कुछ डिलीट करके मोबाइल लाकर उस पुलिस वाली को वापस कर दिया था। उसे मुझ पर ज़रा भी शक नहीं हुआ था कि मैंने क्या किया है। इस 15 मिनट के अंदर जो कुछ भी मैंने देखा और रिकॉर्ड किया था वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला था। वो डॉक्टर जो उस दिन राउंड पर आया था वही डॉक्टर वहाँ पर भी मौजूद था। वो सबको एक एक करके जंजीरों से बांध रहा था। कभी किसी को बर्फ के पानी में डाल रहा था तो कभी किसी के सर पर ठंडा पानी डाल रहा था। जेलर भी वहीं पास ही खड़ी हुई थी और ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही हो रहा था। मैं बस 15 मिनटों में इतना ही रिकॉर्ड कर सकी थी। इसके बाद किसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चल सका। सारी रात मैं जागती रही थी कि मैं उन औरतों को वापस आते हुए देख सकूं। सुबह सूरज निकलते ही वो लोग वापस आ गई थीं। मैं उनको उनके सेल में जाता हुआ देख रही थी, लेकिन ये देखकर मैं चौंक गई थी कि उन लोगों के साथ बिंदिया मासी नहीं थी। मैंने सोचा शायद वो पीछे पीछे आ रही होगी, लेकिन दिन पूरे तरीके से निकल आया था। लेकिन बिंदिया मासी का कोई अता पता ही नहीं था। वो नहीं आई थी। उनका इस तरह से गायब हो जाना बड़ी ही हैरानी की बात थी और जेलर से भी इस बारे में बात करना फिजूल बात थी। वो खुद इस सारे खेल में शामिल थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसी ने बिंदिया मासी को गायब किया होगा। लेकिन वो कहाँ पर चली गई और उन्हें कहाँ पर ले जाया गया होगा। इसी कंफ्यूजन के दौरान ही मुझे सुबह कोर्ट में बुलवाया गया था और वकील साहिबा ने छोटे साहब के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और वो अदालत में पेश कर दिए गए थे। कुछ लड़कियां भी शहर से गवाही देने के लिए आ गई थीं और आकर गवाही दी कि वो इंसान बहुत ही कैरेक्टरलेस था, जो लड़कियों पर गंदी नज़र रखता था और उनकी इज्जत के साथ खेलता था। वो लड़कियों को च्युइंगम की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता था। मुझे लगता था कि शायद अब मुझे फांसी के लिए ही बुलाया जाएगा। वकील साहिबा ने आज इतने अच्छे तरीके से मेरा केस लड़ा था और जिस तरह सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए थे वो सब मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए काफ़ी थे। कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया था और इस पेशी पर मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। मेरे पेरेंट्स तो ये खबर सुनकर होश में ही नहीं थे। उनकी तो खुशी के कोई ठिकाने ही नहीं रहे थे और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस जेल से मेरी जान छूट गई थी। यहाँ तक कि मेरी फांसी की सज़ा भी कैंसिल हो गई थी। मैं रिहा हो गई थी। फांसी के किसी कैदी को अचानक से रिहाई मिल जाए तो उसकी खुशी का अंदाज कुछ अलग ही होता है। इस तरह से मैं भी बहुत खुश थी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी गले मिल रही थी जब वकील साहिबा ने कहा कि तुम्हें तो रिहाई मिल गई, अब हमें बाकी की औरतों को भी इंसाफ दिलाना होगा। तुम्हारी भेजी हुई वीडियो मैंने देखी है, उसमें जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया था वो बहुत ख़तरनाक था। ऐसा कुछ मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा और ना ही सुना। उन्होंने कहा कि हमें मामले की सारी जड़ तक पहुंचना होगा। मैंने कहा आखिर किस तरह से इस सच्चाई का पता लगा सकेंगे। वो कहने लगी उस डॉक्टर का पीछा करके। आज रात जब वो डॉक्टर जेल से बाहर निकलेगा तो हम उसका पीछा करेंगे। हमने ऐसा ही किया। जैसे ही वो डॉक्टर जेल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हुआ, हमने भी फौरन उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक फेमस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हम भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए थे। हमें भी पता चला कि उस डॉक्टर का नाम अविनाश है। वो इस अस्पताल का मालिक है और विदेश से पढ़कर आया है। वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट भी था। हम उसके पीछे पीछे एक वार्ड तक चले गए थे तो वहाँ एक बेड पर बिंदिया मासी को जंजीरों में जकड़े हुए देखकर मैं दंग रह गई थी कि जेलर ने सब में ये खबर उड़ा दी थी कि वो जेल में ही मर गई। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा था? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर वकील साहिबा को शायद सब कुछ समझ आ गया था। वो उसी टाइम मुझे लेकर डीएसपी साहब के पास चली गई थी। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया था और सबूत के तौर पर तो वीडियो भी दिखा दी थी। डॉक्टर का नाम और बिंदिया मासी एक कैदी औरत जिसको जेल में होना चाहिए था, उसका उस अस्पताल में होने के बारे में भी बताया। ये सुनकर उन्होंने कहा कि हम सुबह में नहीं बल्कि रात के टाइम पर छापा मारेंगे और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ेंगे।
अगली रात को अचानक ही पुलिस ने वहां पर छापा मार दिया और सबको रंगे हाथों पकड़ लिया। उस टाइम पर कैदी औरतें जंजीरों में जकड़ी हुई थी और जेलर को भी अरेस्ट कर लिया गया। सारी हकीकत खुलकर सबके सामने आ गई और वो ये थी कि डॉक्टर भेड़ पर कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो जानना चाहता था कि पागल भेड़ का मांस खिलाने से इंसान की सेहत पर क्या असर होता है। उसके अलावा वो पानी में एक खास बैक्टीरिया मिलाकर औरतों को इस बर्फ वाले पानी में इसलिए बैठाता था ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके कि बैक्टीरिया इंसान के शरीर में दाखिल होता है या नहीं। रोज अलग अलग तरीके के वायरस और बैक्टीरिया ठंडे पानी में रखता था और उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। कभी केमिकल मिले हुए पानी के अंदर सारी रात उन औरतों को रखा जाता था जंजीरों से बांधकर। वो उन्हें दिमागी तौर पर कमज़ोर करना चाहता था, इसलिए उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए औरतों की ज़रूरत थी और उसने जेल की औरतों के साथ इसलिए ऐसा किया था क्योंकि ऐसी औरतों के आगे पीछे कोई नहीं होता। रिश्तेदार भी तब तक मुंह मोड़ चुके होते हैं, इसलिए इन पर एक्सपेरिमेंट करने से अगर किसी की जान भी चली जाती तो क्या फ़र्क पड़ता, कौन सा कोई पूछने वाला था। बिंदिया मासी के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। जेलर को सब कुछ पता था और पैसों के लालच में आकर वो उन लोगों से मिली हुई थी। आखिर उनकी प्लानिंग सामने आ गई थी और वो सारे लोग बेनकाब हो गए थे और पकड़े गए थे। इन लोगों पर मुकदमा हो गया था और इन लोगों को जेल हो गई थी। कल तक जेलर जिस जेल में ड्यूटी करती थी, आज इस जेल के अंदर वो एक कैदी की हैसियत से रह रही थी। अब सज़ा काटने पर उसे एहसास हो गया होगा कि किसी के साथ बुरा करने का क्या नतीजा होता है। उन सब लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी क्योंकि उन्होंने औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचा था। फिलहाल जो भी हुआ था वो उन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। मैं भी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने माता पिता के पास आ गई हूँ। वकील साहिबा ने मेरा बहुत साथ दिया था, इसलिए मैं ज़िंदगी भर उनका एहसान नहीं भूलूंगी। सरपंच ने भी हमारा पीछा छोड़ दिया है क्योंकि सारे गांव में उसकी खूब बेइज्जती हुई। गांव के सारे लोगों के सामने सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी कि किस तरह से उनके बेटे ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी और कितनी सारी लड़कियों की इज्जत के साथ खेल चुका था। अब हम लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मेरी शादी होने वाली है। मेरा रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।